दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में पैसा अब नहीं बचा है। पैसा नहीं बचा है तो काम होगा कैसे? काम मतलब ये कि दुनिया भर के प्रोजेक्ट्स कैसे चलेंगे? दुनिया के अंदर जो संकल्प लिए ये बैठे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए दुनिया में, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उन सारे प्रोग्राम्स का क्या होगा, चाहे फिर वो यूनिसेफ के हों, यूनेस्को के हों या फिर एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स हों। सैलरी कैसे देंगे अपने स्टाफ को? तो दुनिया की महापंचायत का हश्र बुरा हो रहा है। आखिर में ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि पाई पाई को इतना बड़ी संस्थान जो है वो तरस गया है। नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक, आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल। आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे यदि साथ में है तो ट्रूथ इंसाइट एंड इंपैक्टफुल कंटेंट के लिए अभी सब्सक्राइब करें और आगे बढ़े हमारे साथ में। साथियों, ये है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस महासचिव हैं यूनाइटेड नेशंस के। इन्होंने एक लेटर रिलीज की है सारे मेंबर स्टेट्स के लिए। बहुत दिन से परेशान थे, बहुत दिन से इनडायरेक्ट ही अपने तरीकों से ये संदेश भेज रहे थे, बात कर रहे थे साथी बड़े देशों से कि भाई पैसे की व्यवस्था करो, अकाउंट में पैसा नहीं है, फंड्स क्राइसिस में है। अब लेटर लिखा है कि हमारी जो है वो मदद की जाए, बिकॉज हम एक बहुत गहरे इमिनेंट फाइनेंशियल कॉलेप्स से गुजर रहे हैं। अगर ये मामला ठीक आप लोगों ने नहीं किया तो जुलाई 2026 के बाद हमारे पास ऑपरेशंस के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा, हम काम आगे नहीं कर पाएंगे। तो चिंता की बात यह है कि आखिर में ऐसी स्थिति पैदा क्यों हो गई, और अगर यह स्थिति पैदा हो चुकी है तो यूनाइटेड नेशंस के दुनिया भर के प्रोजेक्ट, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों के लिए यहां पे एक तरह से आधार ये जीवन का बन चुका है, तो उस इन सारे प्रोजेक्ट्स का क्या होगा? अब क्या होगा वो बात तो गई थोड़ी सी पीछे, लेकिन थोड़ा अब ये देखिए कि पैसा यहां पे आता कहां से है। यदि दुनिया के आप कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट को थोड़ा सा उठा के देखेंगे तो आपको यहां समझ में आएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 22% का कंट्रीब्यूशन देता है। यानी हर 100 रुपए में से जो 22 रुपया है वो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आता है। और आश्चर्यजनक रूप से 20% का कंट्रीब्यूटर चाइना है। ठीक है, आप ये बड़ा ही विरोधाभास है और यही सबसे बड़ी परेशानी भी है। अमेरिका 22% के साथ नंबर 1 पे है, चाइना जो है वो 20% के साथ नंबर 2 पे है। 11.6% कंट्रीब्यूशन कॉमनवेल्थ नेशंस करते हैं, यानी वो देश जो कभी ना कभी ब्रिटेन की अधीनता में रहे हैं, और उनमें भारत भी एक हिस्सेदार है। तो 11.6 में बहुत सारे देश आते हैं। उसके बाद में 24% का कंट्रीब्यूशन के ईयू के वो सारे देश आ जाते हैं जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। तो अगर आप इंडिविजुअल नेशन की बात करें तो चाइना और अमेरिका दो बड़े लीडिंग कंट्रीज हैं। बात रही रशिया की, तो रशिया का कंट्रीब्यूशन 2.1% है। तो फंड्स में इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। यहां पे क्या है, यूनाइटेड नेशंस का एक आर्टिकल नंबर, चार्टर का आर्टिकल नंबर 19 है, वो ये कहता है कि यदि आपका जो बकाया है वो बकाया जुड़ करके 2 साल के टोटल आपकी जो देनदारी है, जो आपकी लाइबिलिटी से यदि ज्यादा हो जाता है, तो आपको फिर जनरल असेंबली में वोटिंग का राइट नहीं मिलेगा। जैसा कि वेनेजुएला को रिमूव किया गया था, अफगानिस्तान को रिमूव किया गया था, और भी कुछ देशों के साथ में आर्टिकल 19 पे एक्शन लिया गया। लेकिन वो वैसा है कि भाई ठीक है, मॉनसून अपनी जगह है, लेकिन एक जो होता है सर्दियों की बारिश है, एक मावठ जैसा है, तो उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू ये लोग नहीं कर रहे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो ये फंड रुका है, ये फंड नहीं आएगा तो होगा क्या? तो क्या इसके जिम्मेदार चीन और अमेरिका हैं? जी हां, चीन और अमेरिका इसके बड़े जिम्मेदार हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के इस पूरी कार्यान्विति के अंदर इन दोनों देशों को यह महसूस हो रहा है और अपने अपने ढंग से ये इस मंच को यूटिलाइज करना चाहते हैं। अमेरिका भी पैसे रोके बैठा है, चीन भी पैसे रोके बैठा है, लेकिन दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं, लेकिन प्रभाव एकसार नजर आ रहा है। सबसे पहले इस खबर को देखिए, अल जजीरा और रॉयटर्स की खबर है। सुविधा के लिए मैंने इसको पूरा गूगल से हिंदी ट्रांसलेट उस पूरी न्यूज का कर दिया है, तो ट्रांसलेशन थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, लेकिन बात हमें समझ में आ जाएगी। लिखा है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि वार्षिक बकाया राशि के भुगतान न होने और अन्य मुद्दों के कारण संयुक्त राष्ट्र को आसन्न वित्तीय पतन, मतलब जो फाइनेंशियल कॉलेप्स है, जो सामने अपकमिंग फाइनेंशियल कॉलेप्स है, उसका सामना करना पड़ रहा है। अल जजीरा ने शुक्रवार को गुटेरेस द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को भेजे गए पत्र की समीक्षा की, जिसमें उन्हें चेतावनी दी गई कि वैश्विक निकाय एक गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। अब आप देखिए कि दुनिया के अंदर जब तनाव पैदा होता है तो बाकी देशों की नजर यह होती है कि यूएन इसमें इंटरवीन करेगा। और देश तो पता नहीं सोचते होंगे नहीं सोचते होंगे, एक आम नागरिक, एक सामान्य व्यक्ति की धारणा होती है कि यार तनाव हुआ है, हो सकता है अब जो है यूएन इसमें कोई इंटरवीन करे। अब इंटरवीन कहां करेंगे, इनके पास पैसा ही नहीं बच रहा है। थोड़ा और विस्तृत चलें तो आगे ये कोट अनकोट ही कहा जा रहा है कि भुगतान की बात करें तो यह
अभी और कभी नहीं, यानी ये तो डू और डाई वाली सिचुएशन है भाई। या तो अभी कर लो, नहीं करोगे तो भूल जाओ, कुछ नहीं होगा। यानी इस लेवल का क्रंच जो है वो क्रिएट यहां हो चुका है। मदद करनी है, पैसा चाहिए तो अभी चाहिए। आप कहें जी 6 महीने बाद कर दें, तो बोले जी 6 महीने बाद तुम्हारा पैसा तुम जानो, शटर बंद करेंगे, हम यहां से चले जाएंगे। दूसरी बात, अब इसकी जिम्मेदार के रूप में देखा जाए तो डायरेक्टली किसी देश का नाम या नहीं लिया गया, लेकिन सर जो सीधा सीधा निशाना है वो अमेरिका पे सबसे मोटा गया है। कारण क्या है कि ये बोला जा रहा है कि जब से संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुपक्षीय संस्थाओं के लिए वॉशिंगटन के वित्त पोषण में कटौती की दिशा में कदम उठाए हैं, तब से ज्यादा समस्या आ गई है। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये बोल दिया था कि हमारे देश का बहुत सारा पैसा जो है वो व्यर्थ खर्च होता है। ये जो व्यर्थ की परिभाषा है, व्यर्थ में ये शामिल करते हैं जी हम जो नेटो के अंदर पैसा डाल रहे हैं, 100 रुपए में से 66 रुपए हमारा है, 66, उसमें हम कमी करेंगे। नेटो नेशन अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भैया खुद आप ले लीजिए। रही बात यूएन की डिफरेंट एजेंसीज में, तो अब जो यूएस है वो शोषण के लिए नहीं है। आप अब सिर्फ हमें लूटने के लिए नहीं आई है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो जो टैरिफ वॉर चला है वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि बाकी के देश हमारा फायदा उठा रहे हैं, हमें इसका घाटा होता है, तो अब हम भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। आप समझिए। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक योजना निकाली कि क्यों ना इस यूएन को ही रिप्लेस कर दें। उसके लिए इसकी कहानी बोर्ड ऑफ पीस का एक कॉन्सेप्ट ही लेकर के आए। अब ये बोर्ड ऑफ पीस का जो कॉन्सेप्ट लाए, इसी को आधार मान रहे हैं कि इसलिए हो सकता है कि अब जो सप्लाई लाइन है, ये सप्लाई लाइन को शिफ्ट करके बोर्ड ऑफ पीस की तरफ ले जाएंगे, और जब मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट जो है वो अगर वो कटेगा तो यूएन का कमजोर होना इससे तय है। आप याद करिए कि इसकी खुन्नस ट्रंप के दिमाग में आज से नहीं है, पहले से पैदा हो गई थी। क्योंकि जिस समय पे ट्रंप अपने जनरल असेंबली के भाषण के लिए यूएन पहुंचे थे, तो 3 घटनाएं बड़ी अजीब हुई थी। पहली चीज ये हुई थी कि इनके जो एस्केलेटर है जिससे जा रहे थे वो बीच में रुक गया था। दूसरी बात, जिस टेलीप्रॉम्प्टर पे इनको भाषण को पढ़ना था वो काम नहीं कर रहा था, स्पीकर काम करना बंद कर दिए थे। और चौथी बात, इन्होंने ये कहा कि ये सारी चीजें जो हुई हैं ये क्या है, हमारे खिलाफ एक साजिश है। और ये साजिश में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लग रहा था कि चीन की तरफ ये इशारा कर रहे थे। और ये बहुत बड़ा नोट जो है इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी पेस्ट कर दिया था कि इन सब के पीछे बहुत गहरी साजिश है और यूएन को थोड़ा सोचना समझना चाहिए, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा ही नाकारा है। यहां से इनकी चर्चाएं जो थी वो शुरू हुई। अब बात आप देखिए कि ट्रंप जिनके प्रशासन ने इस महीने कई संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हटने की योजना की घोषणा की है, इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र को दरकिनार करना है। माना यह जा रहा है कि अब जो है अमेरिका यूएन को बाईपास करने लगा है, अब उसके लिए उसकी यूटिलिटी नहीं रह गई है। जो थोड़ा सा इतिहास को समझ रहे होंगे उनके लिए थोड़ा स्पष्ट और करता हूं बात यह कि जिस समय पे यूएन को पैदा किया गया था, यूएन को नया रूप दिया गया था, राष्ट्र संघ से ये संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, तो पहले विचार था जी कि दुनिया के अंदर अब युद्ध नहीं होने देंगे। लीग ऑफ नेशंस आया था, लीग ऑफ नेशंस के बाद में उसी का एक तरह से हम इसको सक्सेसर कह सकते हैं, ये यूएन आ गया हमारे सामने। अब यूएन को सफल, क्योंकि लाने वाले भी अमेरिका ही थे, झंडा बुलंद करके यही दुनिया के ऊपर एक तरह से अपना शासन करने के लिए टूल किट बना करके लाए थे। और आज चाइना हो चाहे रशिया हो, इस बात में बिलीव करते हैं अच्छे से कि अमेरिका ने यूएन का इस्तेमाल एज ए टूल किट किया है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस तो वो रखते ही है और कोई बहुत ज्यादा तवज्जो वो यूएन को ये देश देते भी नहीं है। अब क्या हुआ, अमेरिका के सामने जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल गई, तो अब नए लक्ष्य को पाने के लिए नया रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। और उसी क्रम में इन्होंने नया रूप लिया और कहा बोर्ड ऑफ पीस होना चाहिए। बोर्ड ऑफ पीस में एक शर्त होगी, $1 बिलियन की एंट्री फी है। कुल मिला करके यहां पे सिर्फ पैसा पैसा और पैसा। क्योंकि आपको पता हो तो यहां पे जो ह्यूमन राइट वॉच के संयुक्त निदेशक हैं, संयुक्त राष्ट्र निदेशक लुई चार बॉन्ड्यू ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था। उसमें कहा था कि ये $1 अरब की जो फीस है उसको देख के यूं लगता है कि यहां पे जो ये बनेगा ना बोर्ड ऑफ पीस, वो पे टू प्ले है, यानी आप पेमेंट दीजिए और खेलिए। कुल मिला करके वो हो गया, प्रीपेड है जी, पैसा दो जाओ खेलो, जो काम करना है वो करो। तो इसलिए इसकी कोई बहुत ज्यादा तवज्जो ने रखी नहीं। और क्या सफलता की गुंजाइश है वो तो हम कह नहीं सकते। भारत को भी ऑफर किया जी आ जाओ $1 अरब दे करके, भारत ने तो अभी फिलहाल दूरी रखी है। रशिया बड़ा आश्चर्यजनक रूप से बोलता है कि जी हम $1 अरब देते हैं, आते हैं आपके पास में, हम आपके साथ शामिल हो जाएंगे। खैर, अब बोर्ड ऑफ पीस जो है ये कोशिश में है कि कैसे भी यूएन को रिप्लेस किया जाए
और जब मैं शब्द बोर्ड ऑफ पीस बोल रहा हूं तो आप समझ जाइएगा कि यह बात हो रही है अमेरिका की, यानी अमेरिका इस बात को लेकर, यूएस इस बात को लेकर के काफी एफर्मली लगा हुआ है कि कैसे भी यूएन को रिप्लेस किया जाए। अब अमेरिका की और यूएन की ठसक इन दिनों में बढ़ी है, क्योंकि जहां जहां पे अमेरिका की इच्छाएं थी कि यार यूएन में सपोर्ट मिल जाए, अब यूएन के अंदर रिजोल्यूशन इसके अगेंस्ट में आने लगे, तो खुन्नस तो सर बढ़ना लाजमी है और कहें कि भाई मेरी बिल्ली मुझे ही म्याऊं, तो ये बर्दाश्त के बाहर होगा। अब यहां क्या है, आप देखिए वेनेजुएला को लेकर के जो एक्शन लिए ट्रंप ने, उसको लेकर यूएन में रिजोल्यूशन आता है, उसकी खुन्नस बढ़ गई। ईरान को लेकर के सारे मुद्दे उठाए गए, गाजा को लेकर सारी बातें हुई। तो दुनिया को अपने पैर की जूती पे रखने की चाहत रखने वाले यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, ट्रंप के लिए अब ये ट्रबलिंग सिचुएशन हो गई कि यहां से बाईपास करना पड़ेगा। अब यहां पे हमारी दाल गल नहीं रही है। अब साहब, जो कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट मैंने बताई थी उसके अंदर 20% को लेके चीन भी बैठा है। अब यहां पे क्या है, अमेरिका पैसा तो दे रहा है, चीन भी पैसा दे रहा है। अमेरिका को लगता यह है कि अब ये मेरे लिए उपयोगी नहीं रह गया है, तो थोड़ा सा निकला जाए। यहां पे अब जो सेकंड नंबर पे देश आता है वो है चीन। चीन बराबर का जिम्मेदार है, इन्होंने भी अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं किया, अपने जो ड्यूज है उनको पूरा नहीं किया। नतीजा क्या होता है, यूएन का अकाउंट हो गया खाली। अब यहां पे जिस जिस समय पे मौका रहा और चाइना को इस मंच से बोलने का अवसर आया, बड़े बोल्ड स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं। लास्ट टाइम एक स्टेटमेंट आया था, डू वी एवर लर्न, क्या हम कभी सीखते भी हैं? यानी चीन ने हमेशा से पश्चिम की आलोचना के लिए यूएन के मंच का प्रयोग किया। पश्चिम ने हमेशा अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए यूएन के मंच का उपयोग किया, और बचे हुए जो बाकी देश हैं वो बस सिर्फ एक लवी डवी का गेम खेला, कोई विशेष प्राप्तियां वहां से इनको हुई नहीं है। या तो आप क्या कर सकते हो, अमेरिका के पिछलग्गू बन के वहां से लाभ उठा सकते हो, या तो एक आलोचक बन के बैठ सकते हो। अब दोनों ही चीजों के बीच में चाइना ने क्या किया, आलोचना वाला केंद्र चुना, और पश्चिम की मूल आलोचना इस मंच के माध्यम से वो समय समय पे करता रहा। अब ऐसे मौके पे एक सवाल होता है कि साहब, चाइना जो है अगर इतनी चिढ़ है या इतना कुछ है, तो वो क्यों वहां से दूरी नहीं बनाता? दूरी इसलिए वो नहीं बनाता क्योंकि बेल्ट रोड इनिशिएटिव का उपयोग करके वो पूरी दुनिया के अंदर अपने पैर पसार चुका है, और वहां से ये एक अपनी प्रेजेंस शो करता है उस मंच के माध्यम से। कनेक्टिविटी का वो प्लेस मानता है, या उसको एक दूसरा शब्द अगर दें आज के टाइम के हिसाब से, तो वो अपना पीआर वहां से कर रहा होता है, मतलब लोगों से मिलना जुलना, अपने कनेक्शंस को डेवलप करना। तो उसको वो एक एक्सप्लॉइट करना, वहां से कैसे चीजों को अपॉर्चुनिटी अपने को मिले, इस मंच के रूप में वो प्रयोग कर रहा है। और जिस रूप में ये पैसे को रोका जा रहा है, ये अपनी उपयोगिता को भी और ज्यादा बढ़ चढ़ के बताने का प्रयास चीन यहां पे कर रहा है। अब आइए साहब रशिया के ऊपर, क्योंकि रशिया को किस रूप में देखा जाए। मैंने जैसा कि आपको बताया, चाहे फिर वो यूएसएसआर रहा हो या फिर वो आज का रशियन फेडरेशन हो, किसी भी स्थिति के अंदर ये रशिया हो चाहे पुराने यूएसएसआर, यूएन को दिल से कभी उन्होंने अपना नहीं माना। उनके लिए वो वेस्ट का टूल किट था, है, और आज आगे भी इनकी नजर में ये चीजें यही रहने वाली हैं। लेकिन बदलती हुई समय की मांग के साथ में एडजस्ट इन देशों ने किया है। कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रशिया या यूएसएसआर ने जो एक टूल, एक जो पर्टिकुलर टूल है, जो यूएन की आत्मा जिसे हम कह सकते हैं, वो है वीटो। अब इस वीटो के गेम ने कभी डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट यूएन में बनने दिया नहीं, और उसके अंदर बहुत बड़ा रोल रशिया का या यूएसएसआर का है। आप देखिए 1946 टू 69 के बीच में फ्रांस ने 2 बार वीटो यूज किया, चाइना ने एक भी बार नहीं किया, यूनाइटेड किंगडम ने 3 बार किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने एक भी नहीं किया, और यूएसएसआर ने 80 बार वीटो यूज किया। यानी जो वहां पे प्रस्ताव आए थे, रिजोल्यूशंस आए थे, उनको इसने सस्पेंड करा दिया। वीटो पावर मतलब खेल खत्म। दूसरी बात, 70 टू 91 का दौर अगर देखें, फ्रांस ने 14 बार यूज किया, एकाएक एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है। चाइना ने 1 बार यूज किया, यूके ने 26 बार यूज किया, अमेरिका भी बढ़ के 65 बार आता है, और यहां पे रशिया का आंकड़ा घट के सीधा 10 बार चला जाता है। तो यहां पे जो ये चेंजेस आप देख रहे हैं ना, ये उस समय के जियोपॉलिटिकल चेंजेस थे, उन देशों की स्थितियों में होता हुआ परिवर्तन था जो उनको मजबूर कर रहा था। 70 से लेकर आज तक की अगर हम बात करें तो फ्रांस ने एक भी बार नहीं किया, यूके ने एक भी बार नहीं किया, चाइना ने 18 बार वीटो यूज किया, अमेरिका 24 बार और रशिया ने 39 बार। तो आंकड़ा यदि आप जोड़ तोड़ के निकालेंगे तो रशिया ने सबसे ज्यादा ब्रेक लगाए हैं इस यूएन की गाड़ी में, कारण उनके अपने इंटरेस्ट प्लस वेस्ट के साथ में उनकी टक्कर। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब इस संस्था का क्या होगा,
वो तो भविष्य बताएगा। अपनी अपनी दृष्टि से सबने वही है कि भाई सफेद रंग कैसा, जिसके हाथ में बगुला वो तो गर्दन आई तो उसने गर्दन जैसा माना, किसी के हाथ में कुछ है, तो अलग अलग अपनी अपनी व्याख्याएं हैं, अपने अपने उदाहरण हैं। अंतिम रूप में यदि हम इसको कंक्लूड करें तो बहुत ही मजबूत कंक्लूजन एक मेरे समझ में आता है, आपकी सहमति असहमति जरूर बताइएगा, कि आज की स्थिति यह है कि यूएन को अगर हम एक बैटल ग्राउंड मान लें, ठीक है, तो वहां पे पैसा एक हथियार है, ठीक है। अब उस हथियार का मतलब यह है कि यूएन बैटल ग्राउंड हो गया, पैसा हथियार हो गया। अब भाई सुधार कैसे होगा? तो कोई नहीं चाहता इस यूएन के मंच पे कि सुधार हो, कारण क्योंकि कमजोर यूएन सबको अपने अपने तरीके से सूट करता है। यूएन कमजोर होता है तो रशिया के अपने इंटरेस्ट हैं, यूएन कमजोर होता है तो चीन के अपने इंटरेस्ट हैं, और यूएस के लिए तो स्वाभाविक रूप में है ही। अब ऐसी स्थिति में क्या इसका भविष्य होगा, क्या इसकी स्थिति जो आने वाले ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या तो कहिए सार्क जैसा ये हो जाएगा क्या? आपके विचारों का स्वागत है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एनालिसिस कैसा लगा, आपका इंतजार रहेगा कमेंट्स का। और हां, यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छा कंटेंट लग रहा है फिर भी, तो हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर और लाइक करना वीडियो को मत भूलिएगा। फिर किसी और टॉपिक पे इसी चैनल पे फिर मुलाकात करूंगा। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।